साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊँगा। इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट करा दूँगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघराज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। आगे अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघराज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघराज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। आगे आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकार यानी कि बाध्यकर होंगे तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष यानी कि 62 ईयर्स की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकते हैं यानी कि त्यागपत्र करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 217 के क्लॉज 2 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य हैं जो भारत के नागरिक हैं। और नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। या नंबर 2 है इसमें ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों। अनुच्छेद 202 के क्लॉज 3 घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112 के क्लॉज 3 के घ के 3 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है। अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
आगे अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जज के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। आगे अनुच्छेद 227 के तहत यानी कि 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है तथा उनमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में क्रमशः कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालयों के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी, जिसे 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया तथा वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। संविधान में भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 233 के क्लॉज 1 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। आगे अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। आगे अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रशम्य आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम्य न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम्य न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सभी को मैं करा रहा हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं PYQ को।
इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। अन्य सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय में। देखते हैं अगला इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसके विश्लेषण के अनुसार अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर एडिशनल और कार्यकारी यानी कि एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 के क्लॉज 1 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। अनुच्छेद 224 के क्लॉज 2 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थित के कारण यानी कि कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है। अनुच्छेद 224 के क्लॉज 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य की समेकित यानी कि संचित निधि से। इसका विकल्प बी सही है। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 202 के क्लॉज 3 के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित यानी कि समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 के क्लॉज 3 घ के पार्ट 3 के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि इनको जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत की संचित निधि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, कितनी आयु होती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 62 वर्ष। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 में 15वें संविधान संशोधन 1963 पहले यह 60 वर्ष थी द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन 15वीं लोकसभा के 2012
2012 में ब्रिटेन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर 2019 में पी विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है स्टेटमेंट है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 ये तीनों कथन सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। उच्च न्यायालय के राज्य न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है, यानी कि उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। अच्छा, दूसरा कथन कह रहा है कि उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। और तीसरा कह रहा है कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। और चौथा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। केवल इसमें एक ही सही है। चौथा कथन इसमें बिल्कुल सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। विश्लेषण कह रहा है कि वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय के हैं, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। केवल कथन 4 सही है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो इसमें विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो उच्च न्यायालय हमारे देश में वो 25 हैं, लेकिन इन ऑप्शन में 25 की चर्चा नहीं की गई है। पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय 21 थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कोलकाता। यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिक क्षेत्राधिकार है। तो इस पर किसका है? कोलकाता का। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है एवं उनका क्षेत्राधिकार इस प्रकार है, यानी कि उनके क्षेत्राधिकार इस प्रकार हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव। और जो कलकत्ता उच्च न्यायालय उनका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है।
इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, बम्बई। इसका विश्लेषण हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 3 ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं, जिनमें नंबर 1 है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और मिजोरम। दूसरे नंबर पर बॉम्बे उच्च न्यायालय, उसमें महाराष्ट्र और गोवा है। तीसरे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, उसमें पंजाब और हरियाणा है। देखते हैं 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका पहले विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर एवं न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। देखते हैं 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि मेघालय और त्रिपुरा। इसका विश्लेषण, केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट्स का गठन किया गया, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच हैं? तो इसमें सी और डी सही है, यानी कि मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण, कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी में और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल एवं ईटानगर में हैं। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थीं, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंचें शेष रह गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3 बेंचें हैं। देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। ज्ञातव्य है कि संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है, अनुच्छेद 226 के तहत ये बात। ठीक है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों यानी कि रिट्स की अधिकारिता में आता है। देखते हैं 17वां क्वेश्चन। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय का उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। तो इसका विश्लेषण है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण
रिट जारी की जाती है, वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले अदालत के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। विकल्प बी प्रतिषेध, विकल्प सी अधिकार प्रश्या एवं विकल्प डी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उत्प्रेषण। इसका विश्लेषण है, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। देखते हैं 19वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। देखते हैं इसका विश्लेषण। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें कथन ए कह रहा है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। दूसरा इसमें कारण दिया है आर, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका के अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखते हैं अगला 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो डी ऑप्शन है वो सही है, यानी कि संवैधानिक अधिकार भी आते हैं, सांविधिक अधिकार भी आते हैं और मौलिक अधिकार भी आते हैं। इसका विश्लेषण है, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को, यानी कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रश्चा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटों को निकाल सकता है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है इसमें ए, भारतीय नागरिकों के लिए अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। आर कारण कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की सही व्याख्या है। देखते हैं 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। दूसरा कथन है, इसमें उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में
किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर विकल्प ए है, यानी कि केवल एक। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण है अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के खा के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अतः कथन एक सत्य है। आगे अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश रहा उससे भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 कथन 2 गलत है। देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? इसमें पहला कथन सही है, राष्ट्रपति को। देखते हैं इसका विश्लेषण। यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष यानी कि 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र यानी कि त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। देखते हैं इसका विश्लेषण। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने वाला यह पहला मामला था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। देखते हैं 26वां क्वेश्चन। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, किस प्रकार का ये मामला है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट। देखते हैं इसका विश्लेषण। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार यानी कि टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। देखते हैं 27वां क्वेश्चन। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह संस्कार अधिनियम, मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत
एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है कि 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राजीव गुप्ता। इसका विश्लेषण 2 फरवरी 2008 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन हैं, जो 6 मई 2019 से इस पद पर हैं। देखते हैं 29 यानी कि 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, न्यायाधीश HR खन्ना। इसका विश्लेषण 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। देखते हैं 30वां क्वेश्चन। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 233। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघराज्य क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 232 का 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसन कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त अनुच्छेद 233 का 234, 235, 236 में भी जिला न्यायाधीश का उल्लेख है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अधिकरण न्यायाधीश। क्या? अधिकरण न्यायाधीश। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 236 के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल हैं। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीष, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। देखते हैं अगला 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जा सकता है, न कि जेल में। और दूसरा कथन कह रहा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसका कथन दो सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, पहला कथन इसमें गलत है। इसका विश्लेषण है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के तहत पुलिस हिरासत यानी कि पुलिस कस्टडी का तात्पर्य है कि अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी की हिरासत में है तथा उससे पुलिस स्टेशन के हवालात में या अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। इसके विपरीत न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। आगे, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकते।
हालांकि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार कथन 2 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, यानी कि ये तीनों कथन, जैसे कि पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, ये तीनों कथन गलत हैं। ठीक है, जैसे कि पहला कथन कह रहा है कि लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हों। दूसरा भी कह रहा है कि लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के हैं। और तीसरा कह रहा है सी, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है। ये तीनों कथन गलत हैं। ठीक है, देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रसंग में आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम्य न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। देखते हैं पहला कथन कह रहा है इसमें, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम्य न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा कथन कह रहा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इसका विश्लेषण देखते हैं। ग्राम्य न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। देखते हैं 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है 35, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको स्थानांतरित किया जा सकने वाले कोर्ट हैं ये। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहाना में देश की पहली मोबाइल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहाना में देश की पहली मोबाइल सचल, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होने वाली अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम, बहुत महत्वपूर्ण, इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स और PYQ थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। आप यहीं से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए और आपका प्रैक्टिस के साथ साथ हार्डवर्क के साथ साथ अपने लक्ष्य पर फोकस, एकाग्र होकर के मेहनत करना है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए कवर करा रहा हूँ, यानी कि घटना चक्र की सभी सीरीज को आप ध्यान से पढ़िए और वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।